नमस्कार। टीवी 24 की खास पेशकश रणनीति में आपका स्वागत है। रणनीति में हम चर्चा करेंगे परिणाम के पहले आ रहे अलग अलग फीडबैक के आधार पर क्या विश्लेषण सामने आता है। तो इस पूरे कार्यक्रम के जरिए हमारी कोशिश है कि विश्लेषकों के विश्लेषण को आपके सामने रखें। तो आज हम बात करने वाले हैं रायपुर संभाग की। तो रायपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली 20 सीटों में किस तरीके के फैक्टर ने काम किया, किस तरीके का परिणाम हमें देखने को मिल सकता है और इसकी वजहें क्या क्या है, इसे ही आज हम अपने खास कार्यक्रम रणनीति में आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि रायपुर संभाग में क्या कुछ राजनीतिक समीकरण था और क्या इसके फैक्ट्स हैं जो कि जानना जरूरी है। तो सबसे पहले रायपुर संभाग जहां 20 सीटें हैं, जहां 2018 में दबदबा था कांग्रेस का, 14 सीटें जीतने में कामयाब रही थी यहां कांग्रेस। तो एक तरीके से यहां से जो गेन मिला उसका असर हमें परिणाम में भी देखने को मिला। केवल 5 सीटों में इस संभाग में सिमट गई थी भाजपा, उसमें एक सीट जेसीसीजे यानी कि जनता कांग्रेस जोगी की भी थी। वीआईपी सीटों की अगर हम बात करें तो इस पूरे संभाग में रायपुर दक्षिण, आरंग, अभनपुर, भाटापारा, राजिम जो हैं वो वीआईपी सीटों के रूप में जानी जाती हैं। एक तरीके से ये वो हॉट सीटें हैं जिस पर सबकी निगाहें थी कि यहां पर कौन जीतता है। 9 सीटों में जातिगत समीकरण का खासा असर हमें देखने को मिलता है। तो वो सारी चीजें हम अभी डिस्कशन में जानेंगे कि आखिर यहां पर किस तरीके के ट्रेंड रहा, किस तरीके का वोटिंग प्रतिशत रहा। संभाग में वोट ज्यादा मिले, ज्यादा सीटें जीते, इसके लिए अमित शाह और मोदी की सभाएं हुई हैं। कांग्रेस की अगर हम बात करें तो खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने रायपुर शहर में रोड शो भी किया है और सारे पार्टी के जो प्रमुख नेता हैं उनका आना भी हुआ, क्योंकि ये राजधानी के इस संभाग में राजधानी रायपुर भी आती है। तो इस तरीके से यहाँ पर कुल 20 सीटें हैं, दबदबा कांग्रेस का है। लेकिन इस बार क्या परिणाम होगा इसे ही आज हम डिस्कस करेंगे। तो पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ हैं। तो कौन कौन विश्लेषक हमारे साथ हैं उनका परिचय और उसके बाद चर्चा शुरू करते हैं। तो हम बहुत स्वागत करेंगे, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के रूप में रवि भोई जी जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है आपका। राजनीतिक विश्लेषक के रूप में हमारे साथ मुरारी मिश्रा जी भी रहेंगे, तो उनका बहुत स्वागत करते हैं। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार संजीव वर्मा जी हमारे साथ हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये रायपुर संभाग की बात हम शुरू कर रहे हैं। तो जिलेवार चर्चा की शुरुआत हम रायपुर जिले से ही करेंगे। रायपुर जिले जहां पर 7 सीटें हैं, यहाँ पर जो हॉट सीटें हैं वो रायपुर दक्षिण हैं, रायपुर ग्रामीण हैं, रायपुर पश्चिम हैं। इस तरीके से आरंग यहाँ जो है वो महत्वपूर्ण सीट है क्योंकि वहाँ मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं। तो एक एक करके चर्चा की शुरुआत करते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि इस पूरे संभाग के खास जो हाईलाइट्स हैं वो रायपुर जिले पर केंद्रित नजर आई है। तो चर्चा की शुरुआत सबसे पहले हम रवि भोई जी से करते हैं और उनका ओपिनियन जानने की कोशिश करते हैं रायपुर जिले की जो सीटें हैं उस पर, जिसमें रायपुर दक्षिण, उत्तर, पश्चिम, आरंग, अभनपुर और धरसींवा शामिल है। तो पूरी सीट को लेकर और वोट परसेंट जो आया है रायपुर शहर में कम होना, थोड़ा ग्रामीण क्षेत्र अभनपुर और आरंग में 2018 के बराबर होना, क्या दिखाता है रवि जी, आपका क्या आकलन है? देखिए, शहरी इलाकों में इस बार मतदाता का जो रहा है, मतदान का प्रतिशत काफी कम रहा, ग्रामीण इलाकों में ज्यादा रहा। तो उसके कई रीजन बताए जा रहे हैं। गांव में उत्साह था, गांव में जो धान का बोनस था, महिलाओं का था, युवाओं का था, वो उत्साह देखा गया। और शहरों में इस तरह का उत्साह नहीं था। एक तो दिवाली और की छुट्टी होने और लगातार छुट्टी होने के कारण यहाँ जो शहरी इलाकों में थे वो कर्मचारी खास तौर से बाहर चले गए थे, इस कारण से भी मतदान का प्रतिशत कम रहा। लेकिन जहां तक सीटों की बात करें तो सबसे पहले हम आरंग सीट में लेते हैं। आरंग सीट में मंत्री सिउडेरिया चुनाव लड़ रहे हैं और उनके मुकाबले खुशवंत साहब मैदान में हैं। तो दोनों, एक मंत्री होने के नाते और एक धर्म गुरु होने के नाते वहां पर मुकाबला दिलचस्प है। सिउडेरिया दूसरी बार वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, खुशवंत साहब पहली बार लड़ रहे हैं। तो एक तो रिजर्व सीट है और जातिगत फैक्टर बहुत ज्यादा है। तो निश्चित तौर से वहां जो मुकाबला सामने आ रहा है, कांटे का मुकाबला आ रहा है और वो परंपरागत रूप से किसी की सीट नहीं रही, कभी कांग्रेस कभी बीजेपी जीतती रही है, तो वो रहा। दूसरी बात, सबसे ज्यादा चर्चित सीट रायपुर का दक्षिण सीट था, जहां बृजमोहन अग्रवाल 7 बार से एमएलए हैं और उनके मुकाबले इस बार कांग्रेस ने एक
धार्मिक व्यक्ति को खड़ा किया। इस कारण यहाँ पे काफी दिलचस्प मुकाबला रहा है और विवाद की स्थिति भी कुछ देखने को मिली, जबकि इसके पहले कभी नहीं रहा। तो इस बार जो मुकाबला दक्षिण में रहा है, ऐसा मुकाबला तो पहले कहीं नहीं रहा। कांटे का मुकाबला रहा, उतार चढ़ाव होते रहा है और यहाँ पे कई तरह के फैक्टर काम किए हैं। उसके बाद पश्चिम की बात करें, जहाँ पे पूर्व मंत्री राजेश मूणत और विकास उपाध्याय मैदान में हैं। पिछले बार भी 2018 में भी दोनों आमने सामने थे, जिसमें विकास उपाध्याय ने उसको हराया था, राजेश मूणत को। पर इस बार वहां पर भी कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है। लोग तुलना कर रहे हैं कि पिछले 5 साल में विकास उपाध्याय ने क्या काम किया और उसके पहले 15 साल में राजेश मूणत ने काम किया, क्या किया। तो तुलनात्मक दृष्टि से तुलना करने की वजह से वहां पे मुकाबला भी दिलचस्प दिखाई पड़ रहा है। रायपुर उत्तर में त्रिकोणीय मुकाबला रहा। यहाँ पे पिछले 2-3 बार के जो विधायक एक बार बीच में हार गए थे, कुलदीप जुनेजा, उसके मुकाबले कांग्रेस के बागी प्रत्याशी अजीत कुकरेजा रहे और भाजपा से पुरंदर मिश्रा को। तो यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिला है। इसके बाद आपने धरसींवा को, जहाँ एक फिल्मी कलाकार और एक कांग्रेस की दिग्गज रही है, राज्यसभा सदस्य रही है, उनके बीच मुकाबला रहा है। तो वहां भी मुकाबला काफी कड़ा और दिलचस्प रहा। दिलचस्प मुकाबला। तरफ फैक्टर क्या देखते हैं? ये जो सीटें हैं, इसमें शहर की सीटें 2 सीटें छोड़ दें, अभनपुर और धरसींवा, वो और आरंग, ये 3 सीट को छोड़ दें तो ये ग्रामीण है। तो शहर और गांव मिला के यहाँ पर क्या फैक्टर देखते हैं जो काम किया होगा? देखिए, शहरी इलाकों में तो एक तो जो मामला था, मुझे लगता है जो करप्शन का इशू था वो था। इसमें पीएससी घोटाला भी आ गया, महादेव ऐप भी हो गया, और जो सरकार के कामकाज है, उनकी नीतियां हैं, डेवलपमेंट है, वो सब कारक यहाँ पे रहे। और ग्रामीण इलाकों में धान का मुद्दा काफी हावी रहा। दूसरी बात, महिलाओं को जो 12,000 15,000 था, शराब का मुद्दा था, वो गांव में ज्यादा इफेक्टिव रहा। ठीक है, तो ये एक तरीके से विश्लेषण में ये बात भी है कि शहर में और गांव में कुछ अलग अलग मुद्दे काम करते रहे, लेकिन ओवरऑल पूरी तरीके से इस जिले में फाइट दिखाई दे रही है। एक तरफा मुकाबला किसी का नहीं कहा जा सकता। अब विश्लेषण हम सुन लेते हैं संजीव वर्मा जी से। संजीव वर्मा जी, आप कितना इत्तेफाक रखेंगे? शहर में बीजेपी एक तरीके से अपर हैंड मान के चल रही है सभी सीटों में, लेकिन ये जो 3 सीटें हैं, आरंग, धरसींवा और अभनपुर, इसमें क्या कुछ समीकरण रहे होंगे? किसके पक्ष में जाते दिख रहे हैं आपको? देखिए, भोई जी ने जो कहा मैं बहुत हद तक सहमत हूँ, लेकिन जहां तक आरंग की बात है, आरंग में एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, ऐसा कभी एक परंपरागत सीट नहीं रही है किसी भी पार्टी की। लेकिन चूंकि मामला भी गुरु शिष्य की तरह है, सुखवंत साहब बालदेव साहब के बेटे हैं, तो इस तरह से वहां जो जातिगत समीकरण बैठता है, वो उसको देखोगे तो खुशवंत सिंह को लोग झुकाव दिखता है। लेकिन डहरिया जी जो मिनिस्टर रहे हैं पिछले 5 साल में, उनके जो काम काज हैं, जहां उन्होंने डेवलप किया है, वो भी एक बड़ा मुद्दा रहा है। और उस मुद्दे को उन्होंने बार बार चुनाव प्रचार में भी बोला है कि मैं विकास पे ध्यान दूंगा। दूसरी बात, खेती किसानी, ये जो है राजिम है, धरसींवा है और आरंग है, जो खेती किसानी भी एक प्रमुख मुद्दा है। वहां पे धान के बोनस है, और खासकर महिलाओं में इस समय जो उत्साह देखा गया वोटिंग के प्रति ग्रामीण महिलाओं में, और उसमें एक नया ट्रेंड ये देखा गया कि महिलाएं पहले क्या होती थी, अपने घर का काम काज करके निकल जाती थी ओढ़ देने। इस बार क्या हुआ है, महिलाएं ग्रुप में साथ में गई है, मतलब 2-4 घर के महिलाएं एक साथ इकट्ठा होकर, ये देखा गया है ग्रामीण क्षेत्रों में एक साथ गई। तो इसका मतलब ये है कि जो भी वोट गांवों की महिलाओं के किसी एक पर्टिकुलर पार्टी में गई, चाहे वो भाजपा में जाए उनका वोट या फिर कांग्रेस में जाए, तो महिला एक बड़ा फैक्टर है। और वो फैक्टर दोनों ही पार्टियां, एक ने 12,000 की घोषणा की, एक ने 15,000 की घोषणा की, ये महिलाओं को ज्यादा आकर्षित किया है। अब ये देखने वाली बात होगी कि ये किसका फैक्टर काम किया है। ये तीनों क्षेत्रों में ये है। अब हम जहां तक धरसींवा की बात करें, धरसींवा में एक फिल्मी स्टार अनुज शर्मा, दूसरा छाया वर्मा जो तेजतर्रार नेत्री है, राज्यसभा सदस्य, तीसरा उसमें एक मैं डालूंगा अमित बघेल का, जो छत्तीसगढ़ी क्रांति सेना से वहां मुकाबले में है। चूंकि वो एक कुर्मी बेल्ट है, वर्मा बहुत है उस बेल्ट में, धरसींवा में, तो मुझे लगता है कि वो भी 5 से 7 हजार यदि वोट पाता है अमित बघेल, तो इसका भी चुनाव पे इफेक्ट पड़ेगा। तो ये एक बड़ा वहां भी उस कांग्रेस और भाजपा को प्रभावित करने की क्षमता वो अमित बघेल में है, क्योंकि वो और दूसरी जगह तो अपने उम्मीदवार खड़े किए, लेकिन स्वयं वो उस क्षेत्र से चुनाव प्रचार में।
तीसरा अभनपुर जो है, अभनपुर में धनेन्द्र साहू परंपरा रूप से दूसरी बार फिर वो जीत के आए। पहले धनेन्द्र साहू और चंद्रशेखर साहू हमेशा एक बार वो ऐसा होता रहा है। इस बार नए कैंडिडेट दिए हैं बीजेपी ने, तो इस बार मुकाबला दिलचस्प हो गया है। नए कैंडिडेट हैं, इसलिए क्षेत्र की जनता क्या है, नवीनता भी चाहती है, तो एक तरह से उसको भी देखना होगा। वहाँ भी खेती किसानी ही मुख्य मुद्दा है। दो धार्मिक गुरु भी लड़ रहे हैं, एक कांग्रेस से, एक बीजेपी से, कैसे इसको देखते हैं? हाँ जी बिल्कुल। जब हम अब शहर में आते हैं तो एक धार्मिक गुरु महंत जी हैं जो बृजमोहन के खिलाफ लड़े। बृजमोहन को वो शिष्य के रूप में भी देखते हैं। और देखो, जो धार्मिक जो गुरु हैं, एक बीजेपी के हैं, एक कांग्रेस के हैं। ये जो महंत जी हैं, वो जो बीरनपुर की घटना हुई है, बीरनपुर में जो घटना हुई है, वो घटना का एक तरह से तोड़ है कि हम देखिए, यहाँ हम एक धार्मिक गुरु जो हिंदुत्व को लेके बात करती है बीजेपी, उसके कार्ड के रूप में है। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ मुकाबला बेहद ही कठिन है। बृजमोहन के लिए भी आसान नहीं है, 7 बार के विधायक हैं। क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ ये है कि आप देखिए, रायपुर दक्षिण का जो इलाका है, जो अपन बात करें, जैसे पुरानी बस्ती से गए ब्रह्मपुरी, पुरानी बस्ती ब्रह्मपुरी, फिर उसके बाद दूधाधारी मठ आता है जो महंत जी का मठ है, उसके आगे वाले एरिया पूरा ये बीजेपी का एक प्रतिबद्ध वोट है। बीजेपी वहां से हमेशा स्वीप करती है, लीड लेती है। इस बार महंत जी के आने से थोड़ी सी दिक्कत तो होगी बृजमोहन जी को। और साथ में दूसरा एक महत्वपूर्ण बात है, बैजनाथ पारा है, छोटा पारा है, जो मुस्लिम इलाका है। यदि वहां के वोट निकालने में यदि कांग्रेस कामयाब हो जाती है, तो ये कांग्रेस के लिए भी महत्वपूर्ण होगा। तो ये 2-3 फैक्टर हैं यहाँ बृजमोहन जी के लिए। ग्रामीण की जब बात करते हैं हम, जहाँ आरंग की तो बात कर लिए, ग्रामीण की बात करते हैं जहाँ सत्यनारायण के बेटे पंकज है, और पंकज के खिलाफ मोतीलाल साहू है। वो मोतीलाल साहू जो पिछले बार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ पाटन से चुनाव लड़ा था, वो अभी मैदान में है। लेकिन वहां चूंकि वहां के जो मतदाता है, उसके लिए पंकज ज्यादा नजदीक है, वो जनता से जुड़ा है। विधायक भले ही सत्यनारायण जी थे, लेकिन सारा काम पंकज देखते थे, और पंकज का पूरा वहां की जनता से जुड़ाव रहा है। पूरे 5 साल उन्होंने वहां काम किया, एक विधायक की तरह काम किया है। तो मुझे लगता है कि पंकज का जो जुड़ाव है जनता के साथ, उसको फायदा मिल सकता है। ये पंकज का है। विकास की हम बात करें तो विकास और मुनत, ये तो बिल्कुल नेक टू नेक चल रहा है। हाँ, मतलब मैं तो खैर उसी एरिया से भी आता हूँ, मुनत के एरिया से। लेकिन पिछले बार इसमें कोई संदेह नहीं है कि मुनत ने भी विकास के बहुत सारे काम किए हैं। और पिछले बार विकास में एक अच्छी बात यह है कि वो लोगों से जुड़ा, उसका 5 साल बना रहा, सर्वसुलभ रहा, और 5 साल उनका बना रहा लोगों से, ये उसको फायदा दिलाएगा। तो ये विकास की बात हुई। और हम एक और सीट रायपुर की बात करते हैं, पुरंदर मिश्रा की। तो पुरंदर मिश्रा और अपना अजीत कुकरेजा और अपना कांग्रेस से कुलदीप, ये तीनों में त्रिकोणीय संघर्ष की स्थिति बनी है। सबसे बड़ा फैक्टर कुलदीप जुनेजा है यहाँ। जो भी और मुद्दे होंगे, लेकिन कुलदीप जुनेजा दोनों पार्टी के लिए एक बड़ा मुद्दा है। मुद्दा इसलिए कि जो सिंधी वोट हैं, वो परंपरागत बीजेपी के वोट माने जाते हैं। ठीक है, चलिए अब ठीक है, मुरारी जी भी आपका भी ओपिनियन बता दीजिए। और हम ये भी जानना चाहते हैं कि क्या रायपुर के जिले को 2 भागों में बांटकर हम देखें, या ये माने कि शहर का बहुत बड़ा असर ग्रामीण क्षेत्रों में भी पड़ता है, इसलिए एक पूरे जिले में एक तरीके की वेव चलेगी, एक ही तरीके का परिणाम हमें देखने को मिलेगा? में आप 7 सीट मान सकते हैं। आप आवाज आ रही मोहन जी मेरा? जी, आ रही है। रायपुर जिले में आप 7 सीट मान के चलिए, 4 रायपुर की और 3 आजू बाजू की। तो 7 सीटों में शहर के जो वातावरण है, शहर की जो राजनीतिक प्रभाव है, उसका 7 सीटों पे प्रभाव पड़ता है। 3 सीटों पे कुछ कम ज्यादा हो सकता है। यहाँ पे आप मान के चलिए, धनेन्द्र साहू जी को जबरदस्त अपने एंटी कैम्पेसी का या लगातार चुनाव लड़ने का कारण उनको एक थोड़ा सा नाराजगी का उनका जो भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिल रहा है। और रायपुर शहर की जो 4 सीट है, वैसे शिव डहरिया जी के खिलाफ आपके पहले ऐसी चर्चा थी कि वेदराम मनहरे या डॉक्टर किरण कौशल या नवीन मार्कंडे जी लड़ेंगे, लेकिन अचानक 20 दिन पहले बालदास गुरुजी सतामी समाज को आए, अपने बेटे को टिकट दिलाए, अचानक उनका चुनाव लड़ना। और छाया वर्मा जी जो पिछले 3 साल से बलौदाबाजार जिला की बलौदाबाजार सीट से तैयारी कर रही थी, उनको धरसियों से अचानक चुनाव लड़ना, इस तरह का जो उठापटक हुआ, उसका भी असर इन सभी 7 सीटों पे कहीं ना कहीं अपने अपने सीटों पे देखने को मिलता है। अगर आप नफा नुकसान की बात करें तो
ये आप मान के चलिए। निश्चित रूप से अभनपुर खेती किसानी का क्षेत्र है और जो रायपुर के नजदीक के क्षेत्र है उसमें बहुत सारे मजदूर अपने काम की तलाश में रायपुर आते हैं। उनका भी एक प्रभाव, उनका भी एक जुड़ाव रायपुर के नगर से, रायपुर के लोगों से, राजनीतिक वातावरण से बना रहता है। मेरे को लगता है कि अभनपुर में धनेन्द्र साहू जी को एक नए प्रत्याशी का सामना करना पड़ रहा है और उनको कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है। आरंग की जहां तक बात है, जहां पे सुरक्षित सीट होती है मोहन जी, वहां पे ओबीसी और सामान्य सीट सामान्य लोग ही फैसला करते हैं। वहां पे एससी वर्ग के लोगों के हाथ में बहुत ज्यादा फैसला रहता नहीं है। वहां पे सामान्य और ओबीसी समाज ही फैसला करता है। अब चूंकि नए प्रत्याशी आपने गुरु बालदास जी के बेटे हैं, वो खुशवंत साहब, वो खुद तो गुरु नहीं है, उनके पिताजी गुरु हैं, तो शिष्य और गुरु वाला मामला तो मेरे को नहीं लगता। लेकिन हाँ, जो मामला पहले दिखता था वो मामला अचानक बालदास जी के बेटे को टिकट देने से भारतीय जनता पार्टी का और नेता और कार्यकर्ता इस बात को अंत तक नहीं पचा पाए। इसका फायदा शिव डहरिया जी को मिलेगा ऐसा लगता है। अब अगर आप धर्सियों की बात करें तो अचानक 3 साल तक बलौदा बाजार में मेहनत करने के बाद अचानक छाया वर्मा जी को आप धर्सियों उतार दिए और अनएक्सपेक्टेड उनको वहां जाके चुनाव लड़ना पड़ा। और वो भी एक युवाओं में लोकप्रिय एक्टर है। अनु शर्मा का कोई राजनीतिक बैकग्राउंड तो है नहीं। अब ये देखना है कि उनकी जो लोकप्रियता युवाओं में है, खासकर लड़कियों में और लड़कों में जो उनकी कलाकारी की जो लोकप्रियता है वो कितना उनको फायदा पहुंचाती है। लेकिन मान के चलिए धर्सियों में जोरदार लड़ाई है। लेकिन कहीं ना कहीं छाया वर्मा जी का अचानक लड़ना, बिना तैयारी का लड़ना, मेरे को लगता है कि थोड़ा सा उनको आखिरी में दिक्कत का सामना करना पड़ा। और जैसे कि चर्चा हुई कि जय जोहार पार्टी अमित बघेल जी लड़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से अमित बघेल जी एक युवा नेता है, एक छत्तीसगढ़ की राजनीति के धारा को बदलने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन उनका संगठन नहीं है। वहां पे लोगों से चर्चा करने में जब पता चला कहीं वोटिंग के दिन, पोलिंग के दिन कहीं पे उनका पंडाल नहीं, बूथ में एजेंट नहीं, वोट निकालने वाले लोग नहीं। देखिए मोहन जी, चुनाव सिर्फ प्रचार से नहीं जीता जाता, उसमें मैनेजमेंट, प्लानिंग, रणनीति, वो अपने समर्थकों को वोट करवाना, ये बहुत सारी बातों में मेरे को लगता है अमित बघेल जी मैदानी इलाका में कहीं नहीं दिखते। वोट कितना पाते हैं ये वक्त बताएगा। और रायपुर की 4 सीट के बारे में आपको पता है कि महंत जी लड़ रहे हैं, वो नहीं लड़ना चाहते थे दक्षिण से, पार्टी उनको जबरदस्ती लड़ाई। उनके बारे में भी ये बोला जा रहा है कि पोलिंग के दिन उनके लोग ठीक से काम नहीं किया, उनकी भी रणनीति कमजोर हो गई। तो मैं तो बृजमोहन जी को बढ़त देखता हूँ। पश्चिम में जोरदार लड़ाई है। मोहल्ले के लोग जो आपके बड़े बड़े मोहल्ले में जो लोग रहते हैं जिनको संभ्रांत बोलते हैं, वो जरूर उनका झुकाव भाजपा की ओर दिखा। लेकिन विकास उपाध्याय का 5 साल सक्रिय रहना, व्यवहार कुशल रहना और एक युवा व्यक्तित्व का होना, विकास को फायदा मिल रहा है। मैं ये समझता हूं उत्तर की सीट जोरदार फंसी है। जरूर अजीत कुकरेजा कांग्रेस से बगावत किए, लेकिन वो नुकसान भाजपा का ज्यादा कर रहे हैं और सावित्री जगत जी भी नुकसान भारतीय जनता का पार्टी का ही कर रही। कितना कर रही है ये तो 3 तारीख को मिलेगा। अगर ये दोनों नहीं लड़ते तो ये मान के चलिए कि इस बार का चुनाव कुलदीप जुनेजा के लिए बड़ा खतरे की घंटी थी। और दक्षिण के बारे में तो प्रश्न ही नहीं है। सत्यनारायण शर्मा का परिवार लगातार 5 साल राजनीति करता है और उसका फायदा पंकज शर्मा जी को निश्चित रूप से चुनाव में देखने को मिल रहा है। और मोतीलाल साहू जी झेरिया समाज को बिलोंग करते हैं और आपका उस क्षेत्र में हरदिया साहू समाज बहुतायत में है। वो नंदे साहू को, अमित साहू जी को चाहते थे, संजय श्रीवास्तव जी भी दावेदार थे। अब ये देखना है कि दक्षिण में भारतीय जनता पार्टी कितने अच्छे से चुनाव लड़ी। लेकिन मेरे को लगता है कि यहाँ पे भी पंकज शर्मा जी की चुनाव रणनीति मजबूत है और वो कुछ न कुछ उनकी स्थिति प्लस में है। ठीक है, ये तो रही रायपुर जिले की बात और काफी अच्छे विश्लेषण में हमारे तीनों विश्लेषकों ने अपनी अपनी राय रखी है। वोट परसेंटेज को भी हम आगे डिस्कशन करेंगे, लेकिन अब आगे बढ़ते हैं बलौदाबाजार जिले की, जहां पर हम 3 विधानसभाओं की चर्चा करेंगे, कसडोल, बलौदाबाजार और भाटापारा की। और वहां पर किस तरीके का समीकरण देखने को मिला, वोटिंग ट्रेंड क्या था, एक एक करके हम अपने जो विश्लेषक हैं उनकी राय ले लेते हैं। तो सबसे पहले रवि भोई जी की ओर रुख करता हूँ। रवि जी,
इस पूरे जिले की सीटों को आप किस ढंग से देखते हैं? खास तौर पर जो 3 सीटें हैं उस पर हम फोकस कर रहे हैं। कसडोल, बलौदाबाजार, भाटापारा, बिलाईगढ़ का भी कुछ हिस्सा इसमें कवर होता है, पुराना जिला अगर इसको मान के चले तो। आपकी क्या राय है? देखिए, सबसे पहले बलौदाबाजार सीट की चर्चा करें। बलौदाबाजार में इस बार क्या हुआ है कि वहां पे शैलेश नितिन त्रिवेदी का मुकाबला टंकराम वर्मा से है। अब तक अभी तक बलौदाबाजार में 2 वर्मा प्रत्याशी खड़े होते थे, पर पहली बार ये हुआ है कि एक वर्मा, मतलब कांग्रेस ने नहीं दी, कांग्रेस ने ब्राह्मण को दिया है और भाजपा ने, तो अलग अलग है। तो वहां पर जो पोलराइजेशन की स्थिति दिखाई दे रही है, और पोलराइजेशन किस तरह से हुआ, साहू और वर्मा मतदाता वहां काफी ज्यादा हैं और उनका किस तरह से डिवाइजन हुआ इसका असर पड़ेगा। और निश्चित तौर से वहां पे जिस तरह से शैलेश नितिन त्रिवेदी नए चेहरे थे और उनका क्षेत्र में दौरा रहा है, वो कहीं न कहीं मुकाबले में रहे और वहां पे भी मुकाबला काफी दिलचस्प रहा है। लेकिन साहू और कुर्मी मतदाता जिस तरह से यदि टंकराम के पक्ष में होते हैं तो फिर कांग्रेस को वहां पे दिक्कत हो सकती है। ठीक है। उसके बाद भाटापारा की बात करें, भाटापारा में लगातार शिवरतन शर्मा जीत रहे हैं, लेकिन इस बार भी वहां मुकाबले कांटे का देखा गया और जो नया साहू प्रत्याशी है वो काफी वहां पे टक्कर दिया है। इसके बाद चले कसडोल में इस बार भाजपा की तरफ से भी नए प्रत्याशी थे और कांग्रेस की तरफ से, पर कांग्रेस में 2 वहां साहू उम्मीदवारों के खड़े होने से कहीं न कहीं थोड़ा सा मुश्किल कांग्रेस को आया और जो धीवर वहां पे खड़ा किया है उसको लेकर भाजपा में स्वीकृति नहीं थी, इसका भी था, लेकिन वहां भी मुकाबला तो रहा क्योंकि भाजपा तो कैडर बेस्ड पार्टी के लिए काम किया, लेकिन मुकाबला वहां भी रहा। बिलाईगढ़ में भी त्रिकोणीय मुकाबले की बात सामने आ रही, भाजपा, कांग्रेस और बसपा की। ठीक है, तो ये एक तरीके से विश्लेषण में ये वो ग्रामीण क्षेत्र की सीटें हैं जहां पर किसान और धान का भी प्रभाव है और इसलिए उम्मीदवारों के नाम के साथ साथ सरकार जो उनकी पार्टी है उनके काम का भी असर यहाँ पर देखने को मिला होगा। मुरारी मिश्रा जी, आपसे संक्षिप्त में थोड़ा तीनों विधानसभाओं पर आपका क्या विश्लेषण आता है, कैसे नंबर देना चाहेंगे इन तीनों सीटों पे आप? मुरारी जी। अच्छा, देखिए मोहन जी, मैं थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगा। 2018 में रायपुर संभाग में 20 सीट थी जी और 1 सीट कम हो गई है मोहन जी। बिलाईगढ़ सारंगढ़ जिला में जाने के कारण वो बिलासपुर संभाग में जुड़ गया है। जी ठीक है, उसको छोड़ दीजिए। भाटापारा से जी तीनों सीटों के भाटापारा में जी बलौदाबाजार, भाटापारा और कसडोल, इस पर बता दीजिए। हाँ ठीक है। भाटापारा में कद्दावर नेता है भारतीय जनता। ठीक है, आवाज आ रही है? मुखर है जी। भाटापारा में जो शिवरतन शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, वो मजबूत नेता माने जाते हैं, बड़े नेता माने जाते हैं, लेकिन उनको अपना ही एंटी कमेंसी का इस बार सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस पार्टी ने आपके एक नए प्रत्याशी को उतारा है जो पूर्व में पार्षद था, लेकिन बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं रहा राजनीति में। पहले पार्षद जरूर था, लेकिन यहाँ पे मुख्य मुद्दा था शिवरतन शर्मा की एंटी इनकम्बेंसी और जनता ये तय कर रही है इस चुनाव में क्या शिवरतन शर्मा को चुनाव जिताना है कि हराना है। स्थिति ये है कि शहर में जरूर सिंगा नगर पंचायत और भाटापारा नगर पालिका में शिवरतन शर्मा जी की स्थिति मजबूत दिखती है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में कहीं न कहीं विभिन्न कारणों से घोषणा पत्र हो या शिवरतन शर्मा जी का 30 साल से लगातार 3 चुनाव हारने के बाद भी 30 साल से लगातार चुनाव लड़ना, इस बार उनको जबरदस्त एंटी कम्बेंसी का सामना करना पड़ेगा। देखिए मोहन जी, ये बलौदाबाजार जिला फैक्ट्री से रिलेटेड जिला है। यहाँ पे बड़े बड़े 5-6 सीमेंट प्लांट हैं। आपका ग्रासिम है, अंबुजा है, लाफार सीमेंट जो नुवोको हो गया, आपका सेंचुरी सीमेंट है। यहाँ पे रोजगार और बेरोजगारी का भी बहुत बड़ा मुद्दा है किसानी के साथ साथ। बलौदाबाजार में जैसे भी चर्चा हो रही थी, दोनों प्रत्याशी स्थानीय हैं, लेकिन दोनों रायपुर में रहते हैं। एक शैलेश नितिन त्रिवेदी जी बलौदाबाजार के निवासी हैं, पहंदा उनका बलौदाबाजार से लगा हुआ गांव है, और टंकराम वर्मा जी जो जिला पंचायत रायपुर के उपाध्यक्ष हैं, उनका गांव भी 7-8 किलोमीटर दूर है बलौदाबाजार से। यहाँ पे पिछला चुनाव जोगी कांग्रेस जीती थी, 2 कुर्मी
प्रत्याशी थे भाजपा और कांग्रेस के बीच में। 2200 वोट से जोगी कांग्रेस जीती थी। मोहन जी, यहाँ पे सामाजिक समीकरण ये बोलता है कि ये सीट ब्राह्मणों की सीट रही है, ज्यादातर ब्राह्मण जीतते रहे। पम्मू शर्मा हो, गणेश शंकर वाजपेयी जी हो, करुणा शुक्ला जी हो, आपके वंशराज तिवारी जी हो, पूरे ब्राह्मण ही जीतते रहे। यहाँ पे सतनामी समाज और साहू समाज कुर्मी समाज को उतनी आसानी से स्वीकार नहीं करता। रही बात कसडोल की बात, तो बलौदा बाजार में लड़ाई जोरदार है, लेकिन मेरे को लगता है कि यहाँ पे कांग्रेस को कुछ न कुछ एज है सामाजिक समीकरण को लेकर। कसडोल में देखिए, अंतिम समय में स्थानीय साहू समाज को नजरअंदाज करके कांग्रेस पार्टी ने एक युवा लड़के संदीप साहू को टिकट दिया, जो तेलघानी बोर्ड का अध्यक्ष है। मेरी जानकारी ये है कि गोरेलाल साहू ने बगावत किया, जो जिला पंचायत के सभापति हैं बलौदा बाजार में, और स्थानीय साहू उनके पक्ष में लामबंद हुआ। अब ये देखना है कि जो निर्दलीय गोरेलाल साहू जी हैं वो कितना वोट पाते हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार यहाँ पे 40,000 के आसपास धीवर समाज का वोट है मोहन जी, उसको लामबंद हुआ है। धीवर समाज गरीब है, जो नारा साझा में चला कि गरीब के बेटे को आशीर्वाद दीजिए, वही नारा कसडोल में चला और बाहरी प्रत्याशी का कांग्रेस के ही नेता विरोध किए। ये आप मान के चलिए, ये भी ब्राह्मणों के प्रभुत्व वाला क्षेत्र है। कन्हैया लाल शर्मा जी, गोरेलाल तिवारी जी, ऐसे कई बड़े नेता हुए। आपके मिश्रा जी एक बड़े विधायक हुआ करते थे। कुल मिला के मान के चलिए, इन तीनों सीटों पे जबरदस्त लड़ाई है। और कसडोल में मैं भारतीय जनता पार्टी को एज देखता हूँ, और बलौदा बाजार और भाटापारा में मेरे को लगता है कहीं न कहीं कांग्रेस को एज मिलेगा। आज की स्थिति में लगता है रिजल्ट तो बाद में पता चलेगा। ठीक है, चलिए, हमको रायपुर संभाग की और कई सीटों पर चर्चा करनी है, इसलिए बलौदा बाजार और रायपुर की चर्चा को यही खत्म करते हैं। आप लोग से उम्मीद है आप लोग बने रहिए TV24 के साथ, जल्द आपके साथ फिर जुड़ेंगे।